हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीक्षा। गाइस, इस चैनल पे मैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करूँगी ताकि वो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस में से लाई हूँ, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? कोई भी फर्म है हमारी, चाहे वो छोटा सा बिजनेस है चाहे वो बड़ी एमएनसी है, हर एक को अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट फाइनेंस कोई भी फर्म अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकती, अपने जितने भी ऑपरेशन है उन्हें मैनेज नहीं कर सकती। उन्हें फ्रॉम बिगिनिंग टू कॉन्टिन्यूसली उन्हें क्या रहती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। जो हमारा फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो हमारी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस एक्टिविटी के लिए फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस को डिस्कस नहीं करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक फर्म अपने टोटल कैपिटल के अंदर क्या प्रोपोर्शन यूज कर रही है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का। अब जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो भी हमारा दो टाइप का है। फर्स्ट, प्रोप्राइटर्स फंड एंड द सेकंड वन इज बोरोड फंड। प्रोप्राइटर्स फंड, जिसे हम ओनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं, वो क्या है? सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हमारे क्या है, ओनर की कैपिटल है। दैट मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। अब वो इतने सारे होते हैं कि वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते खुद से। उसके लिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे सारे ऑपरेशन, सारे काम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो उनकी जो कैपिटल है, किनकी? शेयर होल्डर्स की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ओनर्स फंड बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होता है। द सेकेंड वन इज बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, जिसके अंदर हम लोन्स जो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं या फिर डिबेंचर्स को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी उन्हें लाइबल होती है पे करने के लिए इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट। और चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस में हो, उन्हें उनकी पेमेंट करनी ही करनी होगी। अदरवाइज वो कोर्ट में जाके कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। बेसिकली हम इसके अंदर डेट और इक्विटी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, डेट और इक्विटी का, जो कंपनी यूज करती है अपने ओवरऑल ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। अपनी ग्रोथ, अगर वो ग्रो कर रही है कंपनी, तो उसको मैनेज करने के लिए भी उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या कॉम्बिनेशन यूज करेगी, डेट का और इक्विटी का। अब जो डेट है और जो इक्विटी है, दोनों के अपने कुछ एक एडवांटेजेस है, कुछ एक डिसएडवांटेजेस है। और उनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो किस टर्म में है, वो रिस्क और कॉस्ट की टर्म में है। दैट मीन्स कुछ ऐसे सोर्स है हमारे जो हाईली रिस्की हैं बट लेस कॉस्टली हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाई कॉस्टली हैं बट लेस रिस्की हैं। जैसे डेट। डेट क्या है हमारा, हाई रिस्की है बट इसकी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, कम है। ये रिस्की कैसे है? कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उन्हें डेट की पेमेंट, डेट पे जो हमारा इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट उन्हें करनी ही करनी होगी। लेकिन ये चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कैसे? सबसे पहले इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा हमारा वो कम होता है, और दूसरी तरफ हमारा इसके अंदर क्या है, हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है। बट इक्विटी के अंदर ऐसा नहीं है। इक्विटी क्या है हमारा, लेस रिस्की है बट हाई कॉस्टली है। दैट मीन्स इसके अंदर हमारा रिस्क तो कम है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर होल्डर को डिविडेंड की पेमेंट करे ना करे। लेकिन इसके अंदर हमारा हाई कॉस्टली कैसे है हमारा, इसके ऊपर हमें टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। तो कंपनी को डेट और इक्विटी दोनों की जितनी भी एडवांटेजेस है, जितनी भी डिसएडवांटेजेस है, उनको स्टडी करना होगा, देखना होगा कि किसकी क्या कॉस्ट है, किसके क्या ऊपर क्या रिस्क लग रहा है, कंपनी की खुद की कितनी कैपेसिटी है रिस्क एंड कॉस्ट को टॉलरेट करने की। उसके बाद में कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन डिसाइड करती है कि कितना पोर्शन उसके अंदर वो डेट को यूज़ करेगी, कितना वो इक्विटी को यूज़ करेगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी टोटल कैपिटल के अंदर। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसका हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसके अंदर भी हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, उसका वह फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ का मानना है कि फ़र्क पड़ता है। तो इसको देखते हुए हमारी चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच।
इसमें से जो दो थ्योरीज हैं उनका मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन का मार्केट फर्म की मार्केट वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और दो का मानना है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दो रिलेवेंट थ्योरी और दो हमारी क्या है, इरिलेवेंट थ्योरी है। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थ्योरी जो हमारी है वो है हमारी नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच प्रपोनेंटेड बाय डेविड ड्यूरांट। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम कोई भी चेंज करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर तो उसका फर्म की ओवरऑल वैल्यू के ऊपर भी और फर्म के ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करते हैं, अगर हम डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करते हैं टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फर्म के, तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो मार्केट प्राइस है हमारे इक्विटी शेयर का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर एंड अगर हम डेट के प्रपोर्शन को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है, कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट है जो हमारी फर्म की वो इंक्रीज हो जाएगी, फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एक अजम्पशन है वो हम लेके चलते हैं। जो मेन अजम्पशन है क्या कि जो डेट है हमारा वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इसीलिए डेट को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, फर्म की कॉस्ट कम आएगी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कोई भी फर्म अगर वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहती है, कॉस्ट को कम करना चाहती है, तो उसे अपने डेट इक्विटी रेशियो में डेट को इंक्रीज करना होगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी कॉस्ट को कम कर सके। इस थ्योरी की कुछ एक अजम्पशंस हैं जो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अजम्पशन क्या है, इंक्रीज इन डेट विल नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर। हम कितना मर्जी डेट को इंक्रीज कर लें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जो हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर उनका जो रिस्क परसेप्शन है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेंगे, डेट एंड इक्विटी। वैसे हमारे बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म भी बहुत सारे हैं, लॉन्ग टर्म भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस लेके चलेंगे, एक हमारा डेट और दूसरा है हमारा इक्विटी। ऑल कंपनीज हैव यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज 1। यहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है। कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट दैट मीन्स यहाँ जितने भी परफेक्ट मार्केट की अजम्पशन है वो अप्लाई होगी। कौन कौन सी, कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स के पास है, उन्हें सब पता है, तो यहाँ पे ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग होने के कोई भी चांसेस नहीं है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है वो हमारा रेशनल बिहेव करेंगे, दैट मीन्स वो मैक्सिमम रिटर्न चाहेंगे मिनिमम रिस्क के ऊपर। लास्ट वन इज ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे कोई भी रिडीमेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होंगे। गाइस इसके अंदर एक और हमारी इंपॉर्टेंट जो अजम्पशन है वो क्या है, डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी। उसी के बेसिस पे इस थ्योरी को मेनली बनाया गया है कि डेट हमारा क्या है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी के कंपैरिजन में। इसीलिए जितना ज़्यादा हम डेट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी क्या होगी, फर्म की वैल्यू होगी, और उतना डिक्रीज हमारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। ये थ्योरी हमें इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, केडी क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, के वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड के क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी फर्म अगर उसे क्या करना है, अपने ओवरऑल कॉस्ट को डिक्रीज करना है, तो उसे अपने इक्विटी के प्रोपोर्शन को फर्म में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें तीन मेन बातें पढ़नी है, तीन मेन बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ डेट हमारी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, और ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फर्म की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट वन इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे। तो ये थी हमारी नेट इनकम अप्रोच। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी। सेकेंड जो हमारी इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी डेविड ड्यूरांट ने दी है। ये जो अप्रोच है हमारी वो नेट इनकम अप्रोच की बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर क्या है, ये थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है। इसके अंदर इस थ्योरी का मानना है कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है उसका फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहे हैं कि हम कोई भी डिग्री ऑफ लिवरेज ले लें, जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा इससे। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा गाइस, लास्ट इससे पहले वाली जो हमारी अप्रोच थी उसके अंदर हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि हम कोई भी प्रोपोर्शन ऑफ डेट यूज़ कर लें, हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क परसेप्शन है वो हमारा क्या है,
कांस्टेंट है, उनके रिस्क परसेप्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है उसके अंदर ये वाली जो अजम्पशन है वो नहीं मानी जाती। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, रिस्क अज्यूम करेंगे जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज करेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसे। It states that cost of equity increase with the increase in financial leverage. This is due to increased risk assumed by equity shareholder due to the use of more debt by the firm. जितना ज़्यादा फर्म डेट को इंक्रीज करेगी, डेट के यूज़ को इंक्रीज करेगी, उतना ही हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके जो रिस्क परसेप्शन है वो इंक्रीज होगा। तो जो हमारी कॉस्ट डिक्रीज हुई है कैसे, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट को यूज़ करने से वो हमारी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी। कैसे, जब हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी। जैसे लास्ट में लिखा हुआ देखो, एडवांटेज ऑफ यूजिंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ लेवरेज। चाहे हम इंक्रीज करें डेट को, चाहे हम डिक्रीज करें डेट को, कोई भी लेवल ऑफ लेवरेज हम यूज़ करें, हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या रहेगा, हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा एट ऑल लेवल ऑफ लेवरेज। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जो कुछ एक एजम्पशंस है वो हम स्टडी करते हैं। पहले तो यही, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये एजम्पशन सही है इसकी कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारी क्या है, लोअर सोर्स ऑफ कैपिटल, लोअर है एज कम्पेयर टू इक्विटी। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कोई पर्सनल टैक्स नहीं है। जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है इज डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्म वैल्यू लेस वैल्यू ऑफ डेट। यहाँ पे जो इक्विटी की वैल्यू है वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। दैट मीन्स वो कैसे निकलती है, हम सबसे पहले फर्म की टोटल वैल्यू निकालेंगे, डिबेंचर की टोटल वैल्यू निकालेंगे। फर्म की टोटल वैल्यू में से जब हम डिबेंचर की माइनस करेंगे तो बची हुई जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, इक्विटी की वैल्यू आएगी। द मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। दैट मीन्स डेट और इक्विटी के बीच में हम कोई भी स्प्लिट नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कौन सी असम्पशन कौन सी बात नहीं लेके चलते कि अगर हम डेट के प्रोपोर्शन को कितना भी बढ़ाएं, हमारी इक्विटी के जो रिस्क परसेप्शन है उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेंज होगा। जैसे लास्ट वाली असम्पशन में दे रखा है, रिस्क परसेप्शन ऑफ लेंडर ऑफ डेट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज and consequently the cost of debt remain constant at all the level of financial leverage। हमारे डेट के रिस्क परसेप्शन में कोई चेंज नहीं होगा। किसके रिस्क परसेप्शन में चेंज होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्क परसेप्शन में चेंज होगा एज वी इंक्रीज डेट इन अवर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की असम्पशंस। इससे हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। केडी कॉस्ट ऑफ डेट, केओ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एंड केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, बट हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगी, फर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। दैट मीन्स जितना ज़्यादा डेट को हम इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो इक्विटी की कॉस्ट है वो हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रिस्क परसेप्शन। तो ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। हम इसके बीच में डिफरेंस स्टडी करते हैं जिससे हमें ये दोनों अप्रोच और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले रिलेवेंस। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, देयर इज द रिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन द वैल्यू ऑफ द फर्म, और द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो गया हमारी थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है। यहाँ पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का फर्म की वैल्यू के ऊपर। फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होगी जितना ज़्यादा डेट के प्रोपोर्शन को हम इंक्रीज करेंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और दूसरी तरफ अगर हम डिक्रीज करेंगे डेट के यूज़ को तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी सेम रहेगी चाहे हम कोई भी लेवल ऑफ फाइनेंशियल एवरेज यूज़ करें। वैल्यू ऑफ फर्म का भी वही है कि जितना ज़्यादा हम डेट को यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर हम कम डिक्रीज करेंगे डेट को तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म हमारी सेम रहेगी चाहे हम कोई भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज यूज़ कर लें। रिस्क परसेप्शन, अगर हम डेट को चेंज करेंगे, चेंज इन डेट विल नॉट चेंज रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। ये असम्पशन हमने पढ़ी थी कि हम डेट के अंदर चेंज करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे चेंज नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर क्या है कि हम डेट को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो रिस्क परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हमारा इंक्रीज होगा एज इंक्रीज इन डेट, और डिक्रीज होगा एज डिक्रीज इन डेट। कोई चेंज नहीं होगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। चेंज ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन। जो कॉस्ट ऑफ डेट है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे
बट जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो गई है चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी एज चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, ओवरऑल कॉस्ट सब कुछ सेम रहेगा चाहे हम कोई भी लेवल ऑफ लिवरेज यूज करें। यहाँ चेंज किस में होगा, हमारा इक्विटी की कॉस्ट में चेंज होगा एज इंक्रीज इन डेट। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, देयर इज नो सच थिंग, यहाँ पे ऐसे रेजिडुअल वैल्यू की कोई बात नहीं। यहाँ हमने पढ़ा था कि इक्विटी की वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। कैसे निकलती है, जब हम फर्म की टोटल वैल्यू में से डिबेंचर्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ आएगा वो हमारे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो पढ़ी, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। रिमेनिंग टू थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।